नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पुनः इस प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग 50 प्रश्न का अध्ययन करेंगे और वह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि प्रारंभिक गणित से संबंधित जो चैप्टर है चतुर्भुज, उसका हर प्रश्न को देखेंगे। वह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। काफ़ी रोचक प्रश्न का संग्रह किया गया है इसमें। इसके बाद इतिहास का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न देखेंगे। उसके बाद राज्य व्यवस्था यानी कि सिविक्स का भी प्रश्न रहेगा और इसके साथ साथ अंततः हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करना ना छोड़ेंगे। तेज गति से इन 50 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कम समय में अधिक प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि जो प्रारंभिक गणित है उसी से रिलेटेड प्रश्न है। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहलाता है? आपको बताना है। चतुर्भुज है, घनाभ है, बेलन है या शंकु है। कमेंट के माध्यम से जरूर आप जानकारी देते चलेंगे। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र आपका निश्चित रूप से चतुर्भुज ही कहलाएगा। चाहे कोई भी वह चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो या तो फिर समलंब चतुर्भुज हो, तो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो तो वह चतुर्भुज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है क्या कहलाती है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की, यानी कि इस प्रकार यह और इसका यह हो गया, यानी ए बी सी डी, तो ए बी समानांतर सी डी है और बी सी समांतर ए डी है, तो यह क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, विषम कोण चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो क्या कहलाती है? यानी कोण प्रत्येक 90 डिग्री होगा। ए बी सी डी, यानी यह भुजा ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर हो, ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर हो, तो वह क्या कहलाएगा? और यहाँ का कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, सभी कोण 90-90 होगा। तो आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं, तो वह आयत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाएगी? ऐसा इस प्रकार से निर्माण करेंगे चतुर्भुज का, ए बी सी डी, यानी सभी ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो वह वर्ग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। कोई भी आप चतुर्भुज बनाते हैं, चाहे वह आयत हो, वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज हो, तो चारों कोण, यह कोण ए, उसके बाद यह बी, यह सी और ए डी हो गया, तो चारों कोणों का योगफल हम लोग समझ रहे हैं 360 डिग्री होगा। और यहाँ पर समकोण में पूछा गया है, तो एक समकोण में आपका 90 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री में आपका 4 समकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है छठा नंबर, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज का यदि आप निर्माण करेंगे तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होगी, आमने सामने की भुजाएं, या क्या होगी? बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन होते हैं? यानी चतुर्भुज से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग 10 से 11 प्रश्न देखेंगे लगातार। समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण होंगे, तो यह बराबर हो जाएगा। और चतुर्भुज का जो भी प्रश्न होगा यह कंप्लीट हो जाएगा आपका, जो कि समान रूप से पूछने की जो संभावना यदि बनेगी तो इससे अधिक नहीं पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यदि आपने समांतर चतुर्भुज का इस प्रकार से निर्माण किया, ए बी सी डी, ए सी यह विकर्ण हो गया, बी डी यह भी विकर्ण हो गया, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होंगे, तो यह एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आयत के विकर्ण होते हैं। फिर उसी प्रकार से आप यदि आयत का निर्माण करें तो यह विकर्ण हो गया, फिर यह विकर्ण हो गया, तो आयत के विकर्ण समान लंबाई के होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे पर लंब होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, चतुर्भुज ABCD में कोण ABCD क्रमशः अनुपात में दिया हुआ है। आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से यह अनुपात दिया हुआ है। तो कहता है कि उस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होगा। तो अनुपात में इस प्रकार से दिया हो तो इसको आप सबसे पहले जोड़ दीजिए, 4 3 7 8 9 1 10, यानी कि 10x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। और x का वैल्यू आप निकालेंगे तो 36 डिग्री आएगा, 0 0 कैंसिल होगा। तो पहला हो गया आपका 36 डिग्री। यहाँ पे एक ही ऑप्शन रखा गया है, इसे समझ लीजिए आप। 36 दूनी 72 डिग्री, फिर 36 तिया 108 डिग्री, 36 चौके 144 डिग्री। इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। चतुर्भुज का जो सामान्य सा प्रश्न था हम लोग कंप्लीट किए। अब यहाँ से इतिहास का, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेबस में जो बताया गया है उसी के अनुसार से हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905, यानी कि 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो यह काल, यह समय उदारवादी चरण का समय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में 1885 प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपके समक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण और बक्सर के युद्ध के कारण। तो 1885 है, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आधुनिक भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल, ध्यान रखिएगा इसको याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, दादा भाई नौरोजी उसके छात्र थे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसकी बैठक मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई शहर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी
मदन मोहन मालवीय। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे। 17 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के समय में? रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो यह हुई थी लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद आगे चलिए, 18 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। फिर से प्रश्न पढ़ें, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। तो सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कही गई, वही बातें हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, माइकल एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम होगा, जिसे A.O. ह्यूम A.O. ह्यूम के नाम से शॉर्टकट में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका फुल नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 20 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला यही A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी A.O. ह्यूम का उपनाम हर्मिट ऑफ शिमला के रूप में जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? पहले भारतीय बनर्जी, गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिन्होंने प्रथम यानी कि पहले भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए, चुने गए थे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय संघ के संस्थापक थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? चलिए इसमें लगाइए कौन सा सही होगा। गणेश आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अधिकतर यानी कि जो मैक्सिमम नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, वह किस क्षेत्र से आते थे? ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, दोनों क्षेत्र से, पंजाब से। तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का जो विभाजन हुआ था किन वायसराय के द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, यानी कि कौन अध्यक्ष थे जो कि प्रथम मुस्लिम थे? तो राइट आंसर आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय
ने लड़ा वह थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? ऑप्शन आपका यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बनर्जी। तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी होगा, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। इसी में से आपका राइट आंसर मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93, 101। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में 72 यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। किनके द्वारा 2 बार किया गया था? जॉर्ज यूले, वेडरबर्न, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार करने वाले जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारतीय संविधान में, अब यहाँ से हम लोग राज्य व्यवस्था यानी कि सिविक्स का प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं। राइट आंसर आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, यह पूछा गया है। तो वर्तमान समय में 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 356, 395, 404, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, किस अनुच्छेद के तहत इसे कहा गया है, यह पूछा गया है। तो अनुच्छेद 1 आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, दोनों, राज्यों का संघ। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता रिलेटेड प्रावधान किस में रखा गया है? तो राइट आंसर आपका होगा अनुच्छेद 5 से 11 अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, अनुच्छेद 5 से 11। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका अनुच्छेद 12 से 35 होगा, जिसमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, कि मौलिक अधिकार के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 38 नंबर, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? छुआछूत किस अनुच्छेद के तहत लिया गया है?
अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, इसके बाद है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। राइट आंसर आपका अनुच्छेद 17 होगा। 17 के अधीन छुआछूत को समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी बन रहा है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 19 है। तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से रिलेटेड कौन सा है? तो आपका यह शोषण से अनुच्छेद 24 संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? फिर से प्रश्न हम लोग देखें, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या तो फिर अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 32 होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, भारत में हरित क्रांति। अब यहाँ से हम लोग कुछ प्रश्न अर्थशास्त्र का देखेंगे, इकोनॉमिक्स का। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए गेहूं होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? यानी किसका उपज घट गया? गेहूं, चावल, मोटे अनाज एवं दलहन, इनमें से कोई नहीं। तो मोटे अनाज एवं दलहन ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि इसका उत्पादन, गेहूं का उत्पादन बढ़ा लेकिन मोटे अनाज एवं दलहन का उत्पादन घट गया। ऑप्शन सी आपका राइट होगा इस प्रश्न के आधार पर। अगला प्रश्न है 44 नंबर, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हुआ? आंशिक बढ़ा, आंशिक घटा, अपरिवर्तित रहा या तो फिर तेजी से बढ़ा? तो यह चावल का पूछा गया है, चावल का उत्पादन, तो यह अपरिवर्तित रहा, यानी कि ना तो बढ़ा ना तो घटा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? मक्का, दलहन, तिलहन, सोयाबीन। राइट आंसर आपका दलहन और मोटे अनाज में ज़्यादा निराशाजनक परिणाम हुआ, कि उपज अधिक नहीं हुई। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं? अमृता पटेल, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलाग, उसके बाद है एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? अब यहाँ पे प्रतिपादक पूछा गया कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है नॉर्मन बोरलाग, विलियम गॉड, वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो राइट आंसर विलियम गॉड होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर आपका 1966 से 1967 ईस्वी के बीच, यानी कि इसी साल में, इसी अवधि में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 2 प्रश्न और है, 50 प्रश्न हम लोग कंप्लीट करने ही वाले हैं। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत किस कृषि कार्यों में संलग्न है? यानी कि कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में है? ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। 52.7% भूमि
कृषि कार्य में संलग्न है, उसके बाद अन्य कार्यों में संलग्न है। अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कितने लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं, यह पूछा गया है। 50, 58, 64, 70, तो आपका 58% भारत की आबादी, भारत के लोग कृषि कार्य में संलग्न है, यानी कि कृषि के कार्य को संपादित करते हैं, कृषि में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 50 प्रश्न का अध्ययन किए, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि जो प्रारंभिक गणित के चतुर्भुज चैप्टर था उससे देखे, राष्ट्रीय आंदोलन से देखे, राज्य व्यवस्था से देखे, और इसके साथ साथ अंततः हम लोग इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का कुछ प्रश्न देखे। मेरे दृष्टिकोण से यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने इसे एक अच्छे क्वालिटी के रूप में, यानी कि जो स्तर है पूछने का, उस स्तर के अनुसार से इसमें संलग्न किया गया है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात कही जाए तो जिस प्रश्न को आप जान रहे हैं तो आपके लिए सामान्य सा प्रश्न है, और जिस प्रश्न को आप नहीं जान रहे हैं वही प्रश्न आपके लिए कठिन हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग हर प्रश्न को, जो अच्छे प्रश्न हैं उनका अध्ययन करते हुए परीक्षा के पहले सभी विषय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रयास किया जाएगा, सभी प्रश्न को कंप्लीट किया जाएगा। तो निश्चित रूप से यदि आप परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक तो करना ही ना छोड़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।